मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। बंध, सत्ता और उदय, इन तीन विषयों के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। बंध के बारे में, बंध के संदर्भ में हमने योग के द्वारा प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, इनकी चर्चा की। कषाय के द्वारा स्थिति बंध, अनुभाग बंध, इनकी चर्चा की। कल अपनी एक विशेष चर्चा हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि तीर्थंकर प्रकृति यह एक अप्रशस्त प्रकृति है। स्थिति बंध की अपेक्षा से, अनुभाग बंध की अपेक्षा से वह प्रशस्त प्रकृति बताई गई है। और उसमें एक और बात कही थी, शायद मैंने एक जगह पे थोड़ी सी गलती कर दी थी। मैं कल के प्रकरण को फिर से एक बार 2 मिनट में दोहरा देता हूँ और फिर आज के नवीन प्रकरण को चालू करना है। देखिए, जो देव, नरक, देव, तिर्यंच और मनुष्य आयु है, इन 3 आयुओं को छोड़ करके, इन 3 कर्म प्रकृतियों को छोड़ करके बची हुई जितनी भी 143 कर्म प्रकृतियां हैं, उन समस्त कर्म प्रकृतियों को स्थिति बंध की अपेक्षा से अप्रशस्त की कैटेगरी में डाला है। क्योंकि कषाय बढ़ेगी, उनका स्थिति बंध भी बढ़ेगा, कषाय घटेगी, उनका स्थिति बंध भी कम होगा। बराबर। अब तीर्थंकर प्रकृति भी इसमें आ जाती है। मतलब तीर्थंकर प्रकृति का स्थिति बंध सर्वाधिक कहाँ पर होगा? तो वहां पर होगा जब वह जीव मिथ्यात्व सम्मुख होने वाला होता है। समझना, तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू कर दी है, वह शायब शमिक सम्यक दृष्टि है, परंतु नरक जाने वाला है। 3 कंडीशन, फिर से कहता हूं, ये सर्वाधिक स्थिति का बंध कब होगा? तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू कर दी है, शायब शमिक सम्यक दृष्टि है और नरक में जाने वाला है। तो उस अवस्था में वो जब अंतिम अंतर्मुहूर्त में उसका सम्यक तो छूटता है, वो मिथ्यात्व में आता है, वहां पर नरक आयु का बंध करता है। तो जो सम्यक तो छूटने का पॉइंट है, वहां पर उसको सर्वाधिक बंध कहा गया है, क्योंकि कषाय वहां पर तीव्र होती है। ठीक है। अब ये प्रश्न भी था कि स्थिति बंध ज्यादा है तो ज्यादा काल के लिए वो देश न खिरेगी क्या? अब इसकी चर्चा आज अपन करने वाले हैं। ठीक है। वैसे एक प्रकार से प्रायः वैसा समझ लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु उसमें भी इफ्स एंड बट्स है। मतलब अगर मान के चलो बाद में मैंने कुछ संक्रमण कर दिया, कुछ अपकर्षण उत्कर्षण कर दिया, तो हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, परंतु अगर सर्वाधिक स्थिति बंध होगा तो उस अवस्था में हो जाएगा। ठीक है। एक और बात अपनी चर्चा में आई थी कि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव कितने भवों में मोक्ष में जाता है। तो आप सभी का ये कहना था कि तीसरे भाव में मोक्ष जाता ही जाता है। तो बात बिल्कुल सही है, मैंने भी आज चेक किया। मैं कल कंफर्म नहीं था, या एक प्रकार से मैं थोड़ा गलत भी कह रहा था, परंतु तीसरे भाव में मैक्सिमम तीसरे भाव में मोक्ष जाता ही जाता है। मतलब क्या पहले भाव में भी मोक्ष में जा सकता है? मतलब उसी भाव में भी मोक्ष जा सकता है? तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला क्या उसी भाव में भी मोक्ष जा सकता है? विदेह क्षेत्र की अपेक्षा। बराबर, बहुत बढ़िया। विदेह क्षेत्र की अपेक्षा बिल्कुल जा सकता है। कर्म भूमि जो कौन सी कहते हैं अपन, आर्य क्षेत्र, भरत और ऐरावत, वहां पर 5 कल्याणक होते ही होते हैं और तीर्थंकर प्रकृति बांधी हुई होती है। ठीक है। वहां पर नए से बांधना चालू नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ विदेह क्षेत्र में ही व्यवस्था है।
ठीक है, 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, और उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू की और फिर मोक्ष में चले गए। ये विदेह क्षेत्र में व्यवस्था है। ठीक है, और दूसरे भाव में जा सकता है क्या कोई? ये तो नहीं पढ़ा कहीं। नहीं, नहीं जा सकता है। कैसे नहीं जा सकता? तो देवी बनेगा ना, एक दूसरा को बराबर, या तो देव बनेगा या नारकी बनेगा। बराबर, देव बनेगा या नारकी बनेगा। अच्छा, तिर्यंच बन सकता है क्या? यदि बांधी होगी तो बन सकता है मेरे ख्याल से। अच्छा, वो भूमि में जाएगा। देखिए बात ऐसी है कि यदि तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो तिर्यंच आयु नहीं बंधेगी, और तिर्यंच आयु बांधी है तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी। इतना क्लियर कट। ठीक है, सम्यक दर्शन के बाद वाली बात है ना, अगर ये तिर्यंच प्रकृति बांधी है तो वो भूमि में होगा, ऐसा ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ, सम्यक सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी ने पहले ही किसी ने तिर्यंच आयु बांधी, सम्यक तो हुआ है नहीं हुआ है वो छोड़ दो, तिर्यंच आयु पहले ही किसी ने बांधी है, ठीक है, तो उसके बाद अगर वो सम्यक तो भी प्रकट करता है ना, तो वो तीर्थंकर प्रकृति बांध नहीं सकता है। ठीक है, वो बिल्कुल भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांध सकता है। और अगर तीर्थंकर प्रकृति बांध ली है, बांधना चालू कर दी है, तो गलती से भी तिर्यंच आयु में नहीं जा सकता है। ठीक है, तिर्यंच आयु नहीं बांध सकता, इतनी बात पक्की है। ठीक है, मतलब या तो तो भोग मतलब ना मनुष्य की बांध सकता ना तिर्यंच की बांध सकता। बराबर, भोग में नहीं जा सकता। बराबर, या तो वो नरक में जाएगा या देवगति में जाएगा, 2 ही संभावनाएं हैं। और फिर वहां से चेक करके तो मनुष्य होगा ही, और फिर तीसरे भाव में मोक्ष चला जाएगा, तो दूसरे भाव की संभावना नहीं है। दूसरे की भी नहीं है, तो यदि भोग में जाएगा तो चौथे की संभावना बन जाएगी, तो चौथे की भी नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं कि तीर्थंकर के लिए 1 और 3 ये 2 ही संभावनाएं हैं, उसके अलावा और कोई संभावना नहीं है। या तो उसी भाव में या तीसरे भाव में, खत्म। वो जो अपन कहते हैं ना, ए पहला भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से है। ये अपन तीर्थंकर प्रकृति जो बांध रहा है उसकी अपेक्षा से समझ रहे, कंफ्यूज मत होना। एक बार और बोलिए, क्या बोला आपने? मैं ये कह रहा हूं, तीर्थंकर प्रकृति जो बांधता है वो या उसी भाव में या तीसरे भाव में मोक्ष जाता है। ठीक है, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है वो उसी भाव में, तीसरे भाव में या चौथे भाव में, उसके पास ये 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना। क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अभी तीर्थंकर पदवी नहीं बांधनी शुरू करी, फिर मतलब उसमें भी मतलब आपने कहा जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है वो चौथा भाव ले सकता है, क्या बोला मतलब आप? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्षायिक सम्यक दृष्टि है वो चौथा भाव ले सकता है, वो चौथा ले सकता है। हाँ। क्षाय सम्यक वाला नहीं ले सकता। क्षाय सम्यक की कहाँ बात आई अभी? नहीं, केशव का क्षाय सम्यक है ना जैसा। अच्छा, मैं देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप 2 कंसेप्ट को मिक्स मत कीजिए। तीर्थंकर प्रकृति अलग है और क्षायिक सम्यक तो अलग है। अगर क्षायिक सम्यक तो प्रकट किया तो उसी भाव में या तीसरे भाव में या चौथे भाव में, अब ये विचार ही मत कीजिए उसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है नहीं बांधी है, ये विचार ही मत कीजिए। और मान के चलिए अगर उसने तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू कर दी, विचार मत कीजिए उसका क्षायिक सम्यक तो है, क्षायक सम्यक है, औपशमिक है। अगर तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू कर दी है तो पहले भाव में या तीसरे भाव में, बस इतना ही। ठीक है, अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर काफी कश्मकश हो चुकी है। हाँ, अब अपने विषय में जुड़ जाते हैं। बंध, सत्ता, उदय की बात चल रही है। ठीक है, पहले इसका अपन सामान्य रूप से समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। बंध, सत्ता, उदय। बंध, सत्ता, सत्ता को ही सत्व भी कहा जाता है, और उदय, उदय मतलब फल देना। बंध मतलब जीव के साथ कर्मों का आना। तो जब भी योग होता है, योग के द्वारा आत्म प्रदेशों का कंपन हुआ, हालांकि उसी को योग कहते हैं, और उसके द्वारा फिर कर्माकर्षण होता है। अब जैसे ही कर्माकर्षण हुआ और जीव के साथ वे बंध गए, एक क्षेत्रों का संबंध हो गया, तो उसको कहते हैं बंध।
सत्ता मतलब क्या? बंध करके बंधे रहना। कर्म प्रकृति बंध गई और बंधी रही कुछ काल के लिए, उसे कहते हैं सत्व। और अच्छे से कहूं, जब तक उदय में ना आए उतने काल को कहते हैं सत्व। और उदय मतलब कर्मों का फल देना। ठीक है, काल भी आता है ना एक शब्द, क्या वासना काल भी एक शब्द आता है ना, वो यहाँ पर लगेगा ही नहीं, वो कषायों में लगता है, वो यहाँ पर लगाना ही नहीं है। यहाँ पर आबाधा काल का कंसेप्ट आता है। आबाधा काल क्या है? कर्म कर्म बंधा, कर्म का बंध हुआ तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है जब तक वो कर्म उदय में नहीं ही आएगा। मिट्टी के ढेले समान अकार्यकारी होता है। मतलब जैसे किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति मान ली, मतलब 70,000 वर्ष तक वो कर्म का आबाधा काल होगा। 70,000, जितने कोड़ा कोड़ी सागर, देखिए मेरे हिसाब से तो 70,000 वर्ष ही है। ठीक है, तो 70,000 वर्ष तक उसका आबाधा काल होगा। मतलब वो कर्म बस स्टॉक में पड़ा रहेगा, वो ना बेचा जाए, मतलब ना उसका उदय ही होगा ना कुछ होगा, बस सत्ता में पड़ा है। ठीक है, उसका उदय तो नहीं होगा। और जैसे ही वो 70,000 वर्ष पूरे हुए, सो वैसे ही और जैसे ही वो आबाधा काल पूरा हुआ, वो कर्म उदय में आना चालू हो जाता है। ठीक है, अब सत्ता मतलब क्या? सत्ता मतलब जब तक कर्म उदय में नहीं आता है उसे सत्ता कहते हैं। एक प्रश्न है मेरा, स्थितिबंध में और सत्ता में क्या फर्क है? स्थितिबंध में और सत्ता में क्या फर्क है? स्थितिबंध तो जैसा भी आपने कहा कि 70 करोड़ साल के लिए वो कर्म बंधा। हाँ, और सत्ता में पढ़ना है कि वो बंध तो चुका है, लेकिन वो जीव के मतलब स्थिति में है बस। और उसमें मेरे ख्याल से अपकर्षण उत्कर्षण भी हो सकता है सत्ता में रहते हुए। बराबर, बिल्कुल सही कहा। हाँ, सत्ता और स्थितिबंध। स्थितिबंध मतलब जैसे मैंने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद किया। स्थितिबंध बोलेंगे, आबादा काल बोलेंगे? नहीं, सुनिए, अलग अलग। सुनिए 1 मिनट सुनिए। स्थितिबंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ये स्थिति मतलब कितने काल के लिए वो जीव के साथ बनी रहेगी, उसे कहते हैं स्थितिबंध। ठीक है, स्थिति बंध कितने, स्थिति माने काल, बंध मतलब बनी रहेगी, कितने काल के लिए वो कर्म प्रकृति जीव के साथ बनी रहेगी। ठीक है, जब वो बंधती है तब। और सत्ता मतलब कितना स्टॉक है जो अभी तक उदय में नहीं आया है। फिर से, ऐसा कितना कर्म है जो अभी तक उदय में नहीं आया है, उसे कहते हैं सत्ता। मान के चलिए अभी का ही उदाहरण लेते हैं, जिसमें से 10 कोड़ा कोड़ी सागर बीत गए। मुझे बताइए यहां पर सत्ता कितनी है अभी? 8 कोड़ा कोड़ी। करेक्ट। जितना बैलेंस है, मतलब जितना उदय में नहीं आया है, उसे कहते हैं सत्ता। और जो पूरा टेन्योर है, जितनी पूरी स्थिति है, उसे कहते हैं स्थितिबंध। कितने जन समझ रहे हैं या दिमाग के ऊपर से जा रहा है? स्थितिबंध तो एक फिगर होगा, और ये जो होगा ये कम, सत्ता में उसका कम होता जाता रहेगा। करेक्ट। सत्ता जैसे जैसे कर्म उदय में आने लग जाएगा, कर्म की वो सत्ता कम होने लग जाएगी उस प्रकृति के लिए।
समझ में आ रहा है सभी को? और सत्ता में रहते हुए वो उसका उत्कर्षण अपकर्षण करके उसे घटा बढ़ा भी सकता है ना आगे। बराबर, जब तक सत्ता में है, उदय में नहीं आया है, तब तक उसका संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण सब कर सकता है। ठीक है। हाँ। अब एक कंसेप्ट की बात कर रहे थे अपन, आबाधा काल। ठीक है, आबाधा काल क्या होता है इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट शायद इसकी चर्चा चलेगी। आबाधा काल, देखिए संधि विच्छेद ऐसे बनेगी, अ आ बाधा काल। क्या कहा? अ आ बाधा काल, मतलब आ मतलब चौओर से, बाधा काल, बाधा काल मतलब उदय में आना, और चहुओर से उदय में नहीं आना, इसको आबाधा काल कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार से वो उदय में नहीं आ सकता, एक परमाणु भी अपना फल नहीं दे सकता, इसे कहते हैं आबाधा काल। ठीक है। हाँ, जैसे किसी अपराधी को जमानत पर छोड़ दिया जाता है ताकि वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कलेक्ट कर सके अपनी रिहायत के लिए, पूरी तरह से खुद को रिहा करने के लिए, उसी प्रकार ये आबाधा काल का पीरियड तो एक प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है जहां पर आप अपने किए दुष्कृत्यों को अच्छे से साफ कर सकते हैं, उसका उदय आए बिना भी। देखिए मतलब व्यवस्था भी कितनी स्वयंचलित है। कल स्वयंचलित व्यवस्था के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा चली थी अपनी, आज उसी का एक एक्सटेंशन है। व्यवस्था भी ऐसी है कि आपने कुछ खराब काम किया तो आपको उस खराब काम करने के लिए उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपके पास एक अवसर बिल्कुल मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जैसे जैसे उदाहरण दीजिए प्रथमान योग का कोई एकदम फेमस एग्जांपल है। जैसे राजा श्रेणी, बराबर, राजा श्रेणिक का। अब राजा श्रेणिक ने अज्ञानता में किया क्या? यशोधर्म मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब इससे क्या किया उन्होंने? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंध किया, और 33 सागर की नरक की आयु भी बांध ली। ये सब हो गया। अब विचार कीजिए, जैसे ही उनको ज्ञान हुआ कि नहीं ये गलत किया है अपन ने, तो वैसे ही अगले अंतर मुहूर्त में उन्होंने सम्यक तो प्रकट कर लिया था, और अगले 18 दिनों में जब महावीर भगवान का संवत्सरण लग गया तो वहां पर तो क्षायिक सम्यक तो प्रकट कर दिया। तो इससे क्या हुआ? वो जो 33 सागर की आयु थी, एकदम जो 7वीं नरक पृथ्वी में जाने वाले थे, एकदम से घट करके 84,000 तक आ गए। और 84,000 क्या है जानते हैं? सम्यक दृष्टि के लिए फाइनल लिमिट है। अगर कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि नरक में जाता है तो 84,000 वर्ष की आयु के लेकर के ही जाता है। ठीक है, ये प्राय ऐसे केसेस में होगा जिसने 33 सागर की आयु बांधी होगी, बाद में शाही सम्यक तो प्रकट किया, एक झटके में उसका 84,000 हो जाता है। और 10,000 जो है ना वो आम लोगों के लिए है। ये तो 84,000 देखो कर्म बांधा है तो उसका फल मिलेगा, परंतु कहाँ 33 सागर की आयु और कहाँ पर मात्र 84,000 वर्ष। विचार कर सकते हैं। और तो और मतलब नहीं होता, 84 से कम ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, या 84 की 84 रह जाएगी। अब आयु कर्म है, आयु कर्म में उतनी तो मिनिमम रहेगी ही रहेगी। मतलब मिनिमम है ना ये। हाँ, पर अपकर्षण हुआ ना, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपने पुण्य प्रकृति बांधी है और आप और अच्छे परिणाम करते हैं तो हो सकता है वो स्थिति बंध ज्यादा हो जाए, उसका अनुभाग बंध ज्यादा हो जाए, उसका अनुभाग भी बढ़ सकता है, स्थिति भी बढ़ सकती है। आपने कोई खराब काम किया है तो आपके पास अवसर है, जब तक वो उदय में नहीं आता है तब तक उसको खत्म करने का प्रयास किया जाए। जैसे बेहोश शत्रु है, बहुत बलवान शत्रु है, जिसको गए कितने तो भी साल हम परास्त नहीं कर पाए हैं, आज हमारे साथ युद्ध करते करते वो बेहोश हो गया है, अचेत हो गया है। प्रश्न है मेरा, दया करके उसको छोड़ देना चाहिए या उसको वहीं पर बंदी बना करके खत्म कर देना चाहिए? निपटा देना चाहिए, बराबर। और किसी ने मान के चलिए
आम के बीज के बजाय बबूल का बीज बो दिया, ठीक है, अभी जस्ट बोया है 4 दिन पहले, क्या किया जाना चाहिए? उसको उदय में आने दे और फिर उखाड़े, या अभी समझदारी है कि अभी उखाड़ दे जब तक वो अंकुरित नहीं होता है? बराबर, वो पौधा उगने से पहले ही, अंकुरित होने से पहले ही उसको उखाड़ दो, निकाल दो, कोई मतलब का नहीं है। बराबर, तो यही कहना चाहते हैं। आबादा काल की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लोग में भी देखते हैं ना कि किसी ने अगर कोई गलती की है, कोई अपराध किया है, तो उसको जमानत दे दी जाती है। भाई तू स्वयं अगर कहता है ना कि तू निर्दोष है, तो हम तुझे कुछ मोहलत देते हैं, तो उतने काल में स्वयं को सिद्ध करके दिखा कि तू निर्दोष है, तू निरपराधी है। अगर तू सिद्ध कर देता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम तुझे फिर से अब तो परमानेंट लॉकर में ले लेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार जब तक कर्म का उदय नहीं आता है, हमारे पास बहुत अच्छा चांस है, उसका निपटारा कर दो। और एक बार का उदय में आना चालू हो गया तब तो फिर बेटा खैर नहीं, तो फिर उसको भोगना ही भोगना है। और अब तो फिर हो सकता है फिर मरीज जी छुटको, मतलब जब तक वो कर्म की स्थिति पूरी नहीं होती तब तक उनको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, बाद में आप जो सत्ता वाला कर्म है उसको भी कुछ कम ज्यादा कर सकते हो, परंतु उदय में तो आना चालू हो गया है, आपको उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए आबादा काल। सर उदय में एक साथ ही आएगा सर? नहीं, एक साथ क्यों होगा? जो जो उस टाइम पीरियड में उदय में आएगा वही उदय में आएगा, राइट? हाँ, मतलब उदयावली में निश्चित होते हैं कि इस आवली में अब कितने कर्म परमाणु उदय में आएंगे, तो वैसे वैसे उदय में आते हैं। ओके ओके। जैसे यदि उदय भी शुरू हो गया तो उसके बाद भी संक्रमण उत्कर्षण हो सकता है ना, जैसे कोड़ा कोड़ी सागर की बंदी भी है। हाँ, और वो उदय में शुरू हो गई, हाँ, तो उसके बाद भी कम ज्यादा हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, परंतु आप मुझे विचार करके बताइए, जो अभी मैंने आपको शत्रु का उदाहरण दिया, शत्रु थोड़ा थोड़ा जागने लग जाए तब उसको खत्म करना आसान है, जब यह वो बेहोश है तब खत्म करना आसान है। वो तो मतलब कर ही रहे, मान लो आबादा काल में कर ही रहे हैं, करा पुरुषार्थ, लेकिन पूरा नहीं हो पाया तो उसको आगे में मेहनत करके कर सकते हैं ना पूरा। बिल्कुल कर सकता है, पर मैं फिर से आपको वही, आपका बिंदु बिल्कुल सही है, परंतु आपको मेहनत कहाँ पर ज्यादा लगेगी मुझे ये बताइए। समझ में आ रहा है? मेहनत तो आपको वहां पर ही ज्यादा लगेगी। इसलिए जब तक वो उदय में नहीं आता है तब तक ही उसको उसका निपटारा कर देना योग्य रहेगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ जरा 1 ही मिनट। हाँ, आबादा काल मैंने गलती से अलग कह दिया था। हाँ, जितने कोड़ा को क्या कहते हैं, ये क्या था वो, हाँ, जितने कोड़ा कोड़ी सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 100 वर्ष की 100 वर्ष का आबादा काल। फिर से आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, मेरे भी ज्ञान से बहुत ओझल हो जाता है, मैं कभी 1000 कह देता हूँ, कभी 100 कह देता हूँ परंतु वो 100 है, ठीक है। एक कोड़ा कोड़ी सागर के लिए आबादा काल कितना? 100 वर्ष। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए कितना होगा? 7000। बराबर, 70 गुना 100 7000, ठीक है। तो 70,000 लिखा होगा तो उसमें से 1 जीरो हटा दीजिए, और ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, मैं भी अपने दिमाग में लिख लेता हूँ। हाँ, एक कोड़ा कोड़ी सागर आबादा काल 100 वर्ष, एक कोड़ा कोड़ी सागर आबादा काल 100 वर्ष। एक काम कीजिए, सभी जन रिपीट कीजिए, आपका भी याद हो जाएगा, मेरा भी याद हो जाएगा। एक कोड़ा कोड़ी सागर 100 वर्ष, क्या? बराबर, एक कोड़ा कोड़ी सागर।
पूरी लाइन कहिए, पूरी लाइन। एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बंद 100 वर्ष का आबादा काल, ऐसा कहिए चाहे तो। एक कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति पर जो आबादा काल होगा 100 वर्ष। बराबर। बाकी जन? एक कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति बंद आबादा काल 100 वर्ष। बराबर। एक करोड़ा करोड़ी सागर स्थिति बंद तो 100 वर्ष आबादा काल। बराबर। एक कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति बंद का आबादा काल 100 वर्ष होगा। बराबर। 70 कोड़ा कोड़ी का 70 into 100 करेक्ट। 7000 वर्ष। बराबर। मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 70 into 100 it must be divided by 100, right? हाँ, डिवाइड होगा ना? डिवाइड कैसे होगा? 70 कोड़ी डिवाइडेड बाय 100। अरे मल्टीप्लाई होगा ना। एक कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 100 वर्ष, तो 70 कोड़ा कोड़ी के लिए कितना? यूनिटरी मेथड है, सिंपल। अच्छा, उससे 100 से मल्टीप्लाई होगा। यस यस। ओके। ठीक है, चलिए। तो ये थी पूरी चर्चा बंध, सत्ता, उदय के बारे में। जैसे मैंने कहा कि बंध की चर्चा तो अपन पहले ही कर चुके हैं। अब आज हमें सत्ता और उदय की चर्चा करनी है। ठीक है, पृष्ठ क्रमांक 29 पर आकर के हम कल रुके थे। आज हमें उसके आगे कंटिन्यू करना है, सत्तारूप कर्मों की अवस्था। ठीक है, चलिए। हाँ, एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ को पढ़ लेंगे आपको। अच्छा चलिए, मैं आपको पहले भाव बता देता हूँ क्या है इस पैराग्राफ का भाव। यहाँ पर कहना चाहते हैं, एक बार तुमने किसी कर्म की स्थिति को बांध लिया या अनुभाग बंद कर दिया, तो तुम अपने निज पुरुषार्थ से, तुम अपने स्वयं के पुरुषार्थ से उसको कम कर सकते हो, तुम उसको ज्यादा कर सकते हो। जैसी तुम्हारी कषाय होगी और जैसी वो कर्म की प्रकृति होगी, उस अनुसार तुम इसको भी कम ज्यादा कर सकते हो। अगर वो प्रशस्त प्रकृति और तुम कषाय ज्यादा करते हो, ये तो आग में घी डालने जैसी बात हो गई। मतलब तुम उसकी स्थिति और अनुभाग बंध को ज्यादा कर रहे हो और बढ़ा रहे हो। कोई प्रशस्त प्रकृति है, मतलब अच्छी प्रकृति है, और तुम कम कषाय कर रहे हो, मतलब तुम उसका स्थिति बंध और अनुभाग बंध बढ़ा रहे हो। उल्टा भी ले सकते हैं, कोई प्रशस्त प्रकृति है परंतु क्रोध मान माया लोभ ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? उसका स्थिति बंध भी कम होगा, अनुभाग बंध भी कम होगा। बराबर, यही कहना चाहते हैं। उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है, और कई बार अच्छी प्रकृतियां बुरी प्रकृतियों में कन्वर्ट हो सकती है तुम्हारे खराब काम की वजह से, और खराब प्रकृतियां अच्छी प्रकृतियों में कन्वर्ट हो सकती है तुम्हारे अच्छे काम की वजह से। ठीक है, जैसे दुर्भग होगा तो सुभग में चला जाएगा, दुस्वर होगा सुस्वर में बदल सकता है, आदि आदि। साता वेदनीय होगा असाता वेदनीय हो सकता है, नीच गोत्र होगा उच्च गोत्र हो सकता है। कैसा भी जैसे हम परिणाम करेंगे उस अनुसार उसमें भी बदलाव आते जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब जो परमाणु कर्मरूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहता है। इसका मतलब क्या? इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तब तक सत्ता में रहते हैं। करेक्ट, तब तक सत्ता में बने रहेंगे। ओके, जब तक उदय काल ना आए उसको सत्ता कहेंगे। वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाए। तीसरा पॉइंट, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे, सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाए। बराबर, इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त न बने तो नहीं पलटे, ज्यों की त्यों रहे। अगर नहीं कुछ हुआ तो वैसे की वैसे बने रहे, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार सत्तारूप कर्म रहते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता सत्तारूप कर्म की भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब कर्म के उदय काल की बात करते हैं। कहते हैं, अब देखिए,
तुमने एक विशिष्ट काल में कोई कर्म प्रकृति बांधी, जरूरी है वो एक ही काल में उदय में आए? नहीं। मतलब अलग अलग काल में, मतलब जैसे अभी कोई कर्म प्रकृति का उदय आ रहा है तो अगले समय में उसी कर्म प्रकृति के अन्य परमाणु उदय में आएंगे, उसके अगले समय में और अन्य परमाणु उदय में आएंगे, मतलब फेज्ड मैनर में आएंगे। एक क्या कहना चाहिए, थोड़े थोड़े करके वे उदय में आने लग जाएंगे, एक साथ इकट्ठे उदय में नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब एक साथ बांधे हुए कर्म। अच्छा, बंद कैसे होता है, एक साथ होता है? मुझे बताइए, हम पैसा कमाते हैं, जैसे मान के चलिए हमको पगार मिली, मंथ के महीने के आखिरी दिन हमको पगार मिली। अब पगार मिली तो इकट्ठी पूरी मिल गई, परंतु खर्चा कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके खर्चा होता है। उसी प्रकार बंद तो एक साथ होगा, परंतु उसका उदय अलग अलग काल में आ सकता है। ठीक है साहब। अब दूसरी भी संभावना है, अलग अलग काल में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आ सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने ज्ञानावरण की किसी प्रकृति का बंध किया था और नाम कर्म की किसी प्रकृति का बंध किया था, दोनों अलग अलग टाइम पे किए थे। दो ज्ञानावरण की प्रकृति का बंध मान के चलिए मैंने परसों किया था, और नाम कर्म की प्रकृति का बंध मैंने 2 हफ्ते पहले किया था। अब दोनों भी उदय में आ सकते हैं अभी एक साथ, जी बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, तो यही बात उदय के रूप में भी कहना चाहते हैं। आइए पढ़ते हैं यहाँ पर, तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, हालांकि मैंने उसको एक ही पार्ट एक्सप्लेन किया है, उसमें और भी पार्ट है, परंतु वो पढ़ने से समझ में आ जाना चाहिए। तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने, कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। ये बात तो अपन बराबरी से देखते आ रहे हैं, क्या कि जब कर्म का उदय होगा यहाँ पर तुमको कार्य होता हुआ दिखाई देगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। ऐसा नहीं कि कर्म ने जबरन वो खींच करके लाया है, यहाँ पर कर्म का उदय होना और वहां पर निमित्त की हाजिरी होना और कार्य भी दिखाई देना, ये सब एक साथ, एक कोइंसिडेंस है, पूरा का पूरा कोइंसिडेंस है। ठीक है, हाँ, जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि खिरनी थी तो मानस्तंभ देखते से ही मान गल गया, सम्यक तो प्रकट हो गया, मुनि दीक्षा धारण कर ली, और जैसे ही एंटर किया, मुनि दीक्षा धारण की, ये देखना चालू हो। अब ऐसे ये तो लगता है यार बड़ा राग होता है इनको, ये राग नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, इंद्र विनती करता है कि हे प्रभु, हे भगवान, आपकी वाणी को सुनने के लिए यहाँ के लोग, फलाना जगह के लोग बहुत ही आतुर है, कृपया आप वहां प्रस्थान करें, वहां पधारे। ऐसा जैसे ही कहा वे गमन करना चालू करते हैं तीर्थंकर। अब ये तो लगता है कि इन्होंने कहा, उन्होंने सुन लिया और इनको तो बड़ा राग होता है, किंतु ध्यान से समझना, ये राग नहीं है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इंद्र की वाणी निकलना और उन्होंने गमन चालू करना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे सूर्य यहाँ पर उगता है, कमल यहाँ पर फूलता है, सूर्य यहाँ पर अस्त हुआ, कमल भी अपने आप मुरझा जाता है, उसी प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना। ठीक है, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जाना। अच्छा, एक बात मुझे याद आ रही है तो मैं कह दूं, हाँ, जिनागम में निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन नहीं और कर्ता कर्म संबंध का मंडन नहीं। फिर से थोड़ी अधूरी भाषा कह दी मैंने। 2 द्रव्यों में, जिनागम में 2 द्रव्यों के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन नहीं और 2 द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म संबंध का मंडन नहीं। ठीक है, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है, उसका कर्म है, ऐसा नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में निमित्त हो सकता है, ये बिल्कुल मान लिया जाता है। ठीक है, आगे, तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं, इसका नाम सविपाक निर्जरा है। क्या कहा, जैसे वो कर्म ने फल दिया, अब कर्म ने फल दिया, कुछ बचा क्या उसमें, हमने सेब खा लिया, सेब पक गया था, नीचे गिर गया, हमने उस सेब को खा लिया।
अब सेब खा लिया तो कुछ बचा क्या? अब ये मत कहना उसके बीज बचे हैं। हाँ समझना। अच्छा इसमें भी आप चाहे तो लगा सकते हैं, अगर उस बीज को बोओगे तो नवीन कर्म बंध को प्राप्त करोगे, उस बीज को अगर खत्म कर दोगे तो नवीन कर्म बंध नहीं करोगे, उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करोगे तो नवीन कर्म बंध करोगे, इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करोगे चेन वहीं पर रुक जाएगी, नवीन कर्म बंध नहीं करोगे। हालांकि यहाँ पर तो सविपाक निर्जरा को एक्सप्लेन किया है कि कर्म का उदय में आया, कर्म सत्ता में था, उसका उदय हुआ और वो अपना फल देकर के चला गया, ये सविपाक निर्जरा है। अपने अपने नियत समय को लेकर के उदय में आगे कर्म खिर गए, ये सविपाक निर्जरा है। ठीक है। और कर्मत्वपने का अभाव हुआ मतलब, कर्मत्वपने का अभाव हुआ मतलब क्या? कर्म उदय में आया तो कर्म खत्म हो गया और उनने नवीन बंध नहीं किया, बस यही खत्म हो गया। ठीक है, परंतु यहाँ पर एक विशेष अर्थ है, कर्मत्वपने का अभाव हो गया मतलब वो अकर्म रूप हो गया। ठीक है, कर्म नहीं बना रहा, वो कार्मण शरीर नहीं रहा। जैसे ही फल देकर के हो गया, जीव के साथ संबंध छूट गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट का वो खत्म हो गया और वो जीव का संबंध, जीव का एक क्षेत्र का संबंध छोड़ करके जा रहा है। जा रहा है तो कैसे जाएगा? कर्म रूप से जाएगा या अकर्म रूप से जाएगा? अकर्म रूप से जाएगा। उसी के कह रहे हैं कर्मत्वपने का अभाव। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते हैं। प्रति समय, प्रति समय एक्सेप्ट सिद्ध, सिद्धों के प्रति समय खिरते नहीं है। क्यों? उनके तो सारे कर्मों का ही अभाव हुआ है, तो उनके उदय का प्रश्न आता ही नहीं है। कर्मत्वपने की नास्ति होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंध में रहे या अलग हो जाए, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं, बराबर। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबादा काल को छोड़कर कहाँ है? हाँ, अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं। ठीक है, क्रम से उदय में आते हैं, मतलब एक समय में उदय में नहीं आते। तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठा होकर उदय में आते हैं, बराबर। ठीक है, उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्मरूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्तारूप अवस्था जानना। वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं। अब इसके लिए रेफरेंस लिखना, गोमटसार कर्मकांड गाथा नंबर 5। इसकी चर्चा अपन थोड़ी कल करेंगे, आज नहीं, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ा विस्तार हो जाए। ठीक है, अभी शायद उतना समय नहीं है अपने पास, अपन आज यहीं पे रुक जाएंगे और एक लाइन पढ़ेंगे। सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना। अब देखिए, हाँ, कर्म अधिकार में लिखेंगे, समझ में आ रहा है? पंडित जी साहब के दिमाग में ये पूरी रूपरेखा व्यवस्थित थी कि उनको कब क्या कैसा लिखना है, वे ड्राफ्ट बना रहे थे। समझना, मोक्षमार्ग प्रकाश ये ड्राफ्ट है, हाँ, ये फाइनल वर्जन नहीं है पंडित जी साहब का। पंडित जी साहब ड्राफ्ट बना रहे थे और ड्राफ्ट को ये फाइनल करना पड़ा। अगर वे कुछ काल अगर रहते तो अवश्य ही यह ग्रंथ पूरा होता। ये जो यहाँ पर लिखा है ना कि विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां पर कर्णानियोग की विशेष बातें आती और क्या कहते हैं, कर्णानियोग की विशेष बातें आती और ये जितने भी कुछ गलतियां वगैरह होती वो भी तुरंत रेक्टिफाई हो जाती। ठीक है, उनके दिमाग में पूरा था कि कहाँ कैसा क्या लिखना है। अब बाद में तो उसको कोई कंटिन्यू नहीं कर पाया दुर्भाग्यवश। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है, अपूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्ण है। इतना भी अगर पढ़ लेंगे तो भी बहुत है, सच में ये बात है। अगर इतना भी मनोयोग से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो भी बहुत है, काफ़ी, अपना काम कर लेने की इतना भी काफ़ी है। ठीक है, रुकते हैं, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए।